नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस को कवर करते हैं। ये सेशन हमारा वीकली बेसिस होता है। हम लोग इसमें वीक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस की। दिसंबर मंथ में 15 से लेकर 21 दिसंबर के बीच में जितना भी घटनाक्रम हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि सर जो है सेशन को थोड़ा लेट लेके आते हैं। देखिए क्या है कि न्यूज़ को कलेक्ट करना, उसको अच्छे से एनालाइज़ करना और फिर आप लोगों के लिए प्रेज़ेंट करना, थोड़ा-सा इसमें वक़्त लगता है, समय लगता है। इससे थोड़ा-सा हमारा सेशन लेट ज़रूर होता है, लेकिन आप लोगों को बाइलैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर दोनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोवाइड करवाया जाता है। और स्टडी ग्लोस की खास बात यही है कि स्टडी ग्लोस उन स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, जो कि वाक़ई में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जो है वो बैरियर जो है वो नहीं बननी चाहिए। चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस को। 15 से लेकर 21 दिसंबर के बीच में जो भी घटनाक्रम हुआ है, हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं दीपक इंदौरा 021। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, यहाँ पर आप लोग मुझे जॉइन कर सकते हैं। लेक्चर की जो भी पीडीएफ है वो आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाती है। इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वो आप लोग एक बार जरूर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम को दीपक इंद्रा ऑफिशियल, वहां पर आप लोगों को बहुत बेहतरीन लेक्चर जो है वो भी मिलेंगे। चलिए, क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंडिया और चाइना के बीच में जो भी क्लैशेस हुए हैं गलवान घाटी के अंदर 2020 में हुए थे, और रिसेंटली जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट देखा गया है। क्या वाकई में चाइना की ये जो बार बार डिस्टर्ब करने वाली नीति है, पॉलिसी है, ये इंडिया को इतना इफेक्ट करेगी। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि भारत की जो है वो निर्यात काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन फिर भी रिसेंटली आज की ही न्यूज़ है कि 7% जो है वो ग्रोथ रेट इंडिया के अंदर प्रेडिक्ट की गई है। इकोनॉमिक जो सर्वे है इसके अंदर रिसेंटली मतलब जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं उन्होंने रिसेंटली प्रेडिक्ट किया है कि 7% जो है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है। फिर हम लोग बात करेंगे आरिफ मोहम्मद की के बारे में, जो कि केरल के राज्यपाल हैं। उन्होंने रिसेंटली एक अमेंडमेंट किया और उसके तहत बेसिकली क्या हुआ है कि वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो भी वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट है उनको एक तरीके से एनकोर्ज कर लिया है, उस पावर को एनकोर्ज किया गया है आरिफ मोहम्मद के द्वारा। तो केरल के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां पर एक संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत की सॉफ्ट पावर के बारे में जानेंगे। वाकई में हम लोग देखेंगे कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्या वाकई में सॉफ्ट पावर से दुनिया को जीता जा सकता है। भारत हमेशा सॉफ्ट पावर के ऊपर वर्क करता है, लेकिन क्या भारत की ये रणनीति पॉलिसी जो है वाकई में एक वर्क करती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने 26 ऑफ जनवरी को यानी कि रिपब्लिक डे को कुछ गेस्ट जो है इनको अपॉइंट किया है ताकि वो हमारे देश के अंदर आए और पार्टिसिपेट करें गणतंत्र दिवस के दिन, रिपब्लिक डे के दिन। बेसिकली हम लोग इसको सॉफ्ट पावर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने जितने भी मार्मिक जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके साथ में दूसरे देश के जो हेड ऑफ है उनको हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि जापान के प्रधानमंत्री जब भारत में विजिट करते हैं तो जापान के जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनको हम लोग भारत के अंदर, और भारत की जो अपनी खुद की कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनको भी हम लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो देश जो है उस कल्चरल एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस हो सके। तो बेसिकली हम लोग उसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, लेकिन आगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जानेंगे हम लोग कि विजय दिवस के बारे में। और पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है बांग्लादेश, जो कि भारत जब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाता है, उस दिन बांग्लादेश जो है वो एक शोक दिवस के रूप में मनाता है, सोरो डे। जानेंगे कि बांग्लादेश जो है वो भारतीय स्वतंत्रता दिवस के दिन शोक दिवस के रूप में क्यों मनाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और विजय दिवस क्यों मनाया जाता है यह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत में एसिड अटैक क्या है और क्या इस पर कानून है, यह भी हम लोग बराबर जो है वो आज चर्चा करने वाले हैं। एसिड अटैक हम लोग कह सकते हैं कि जब एक पक्ष जो है वो अपने प्रेम को बहुत अच्छे से, बहुत दृढ़ तरीके से, डिटरमाइन तरीके से शो करता है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है उससे प्रभावित नहीं होता है, उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आता है और उसको इनकार करता है। लेकिन वो इनकार जो है वो दूसरे पक्ष तक नहीं पहुंच पाता है और वो इनकार को एक्सेप्ट नहीं करता है। और एसिड अटैक जैसी घटनाएं जो हैं वो यहां पर देखी देखी जो है वो जाती है। यहां पर एक कोट जो है मैं लेना चाहूंगा। एक मशहूर जो है, एक आप जानते हैं टीचर हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, उन्होंने कहा है कि तू तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, है ना।
तो हम लोग यहां पर उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे वाकई में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदी चीनी भाई भाई, क्या वाकई में है क्या हिंदी चीनी भाई भाई? डिस्कस करेंगे भारत चीन संबंध के बारे में। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना, यानी कि चाइना जो है वो बेसिकली बॉर्डर डिस्प्यूट को ज्यादा इतना एग्रेसिव तरीके से क्यों हमारे सामने जो है वो आता है, क्यों इसको खत्म नहीं करना चाहता है? भारत खत्म करना चाहता है, लेकिन वाकई में चाइना की इसमें क्या पॉलिसीज है? व्हाट इज चाइना सो कॉल्ड क्लेम ऑन अरुणाचल प्रदेश एंड व्हाट ग्राउंड्स, इसका ग्राउंड क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में वो अपना दावा भी करता है? हम लोग बात करेंगे फाइव फिंगर पॉलिसी के बारे में, ठीक है, कि फाइव फिंगर पॉलिसी बेसिकली है क्या, इंडिया का रिएक्शन क्या है, और रीसेंट डाइवर्जेंस जो है वो बेसिकली क्या है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जून 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के अंदर आमने सामने जो है झड़प हुई थी चीनी सैनिकों के साथ में। हम लोगों ने लाठी डंडों से जो है वो इसके जो है इनके इनके सामने जो है हम लोग खड़े हुए थे, एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार भी किया गया था। लेकिन कई बार आप लोग सोचते होंगे कि यार लाठी डंडे क्यों, उनके पास में तो पिस्टल्स हैं, उनके पास में मशीन गन्स हैं, उनके पास में AK-47 राइफल्स हैं, फिर उसका जो है वो यहाँ पर काम में क्यों नहीं लेते हैं? तो बेसिकली इसके पहले कई ट्रीटीज जो हैं वो हो रखी हैं, जिसके तहत बॉर्डर एरियाज के ऊपर कोई भी वेपन जो है वो काम में नहीं लिया जाएगा। तो उसका भी एक लूप होल जो है वो निकाल लिया है लाठी और डंडे, है ना? तो चीनी सैनिकों ने बेसिकली क्या किया था कि जो लाठी डंडे थे उनके आगे कीलें जो होती हैं उनको लगा दिया था, कांटे जो है उसके चारों तरफ लपेट दिए थे लोहे के, और उस पर भारतीय उसको लेकर भारतीय सैनिकों पर हमला भी किया था। तो बहुत जो है निंदा भी हुई थी गलवान घाटी के अंदर जो भी कोइंसिडेंस हुआ था। तो ये घटना उत्तराखंड की पहाड़ियों में औली में भारत अमेरिका में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑपरेशन युद्ध अभ्यास पर आपत्ति जताने के कुछ दिनों बाद हुई थी, क्योंकि आप लोग को पता है कि औली एक बहुत अच्छा टूरिज्म एरिया है। वहां पर इंडिया और USA के बीच में एक युद्ध अभ्यास जो है मिलिट्री एक्सरसाइज वो हुई थी, ठीक है, जिसको युद्ध अभ्यास ही कहा जाता है, नाम भी यही था उसका, युद्ध अभ्यास। उसके कुछ दिनों बाद ही जो है ये बेसिकली आपत्तियां जो है वो दर्ज की गई थी, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा, और उसने जो है वो इस कोइंसिडेंस को अंजाम दिया था। और इसमें दावा किया गया था कि 1993 1996 जो सीमा समझौता है इसका उल्लंघन भी हुआ है। चीन ने कम्युनिस्टों के सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने अपमान की सदी के दौरान उस पर लगाए गए असमान संधियों का हवाला देते हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से पीछे हट गए और अपनी सभी सीमाओं पर फिर से जो है वो बातचीत की मांग की। बॉर्डर डिस्प्यूट बार बार में जो है वो एग्रेसिव हो जाता है। हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार बैठ के अच्छे से बात कर ली जाए। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारतीय नियंत्रण क्षेत्र को चीनी क्षेत्र से अलग जो है वो करता है। इसमें तीन क्षेत्र बेसिकली आते हैं। ईस्टर्न रीजन जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को काउंट किया जाता है, मिडिल रीजन जो है उसमें उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, और पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें लद्दाख जो है वो काउंट करते हैं। ये सारे क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं, डिस्प्यूटेड रहते हैं। भारत की तरफ से डिस्प्यूटेड नहीं है, चाइना जो है बार बार में इसको डिस्प्यूटेड जो है वो अनाउंस करता है। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि व्हाट इज फाइव फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना। चाइना जो है वो फाइव फिंगर पॉलिसी के बारे में क्या सोचता है। पूर्वी क्षेत्र में LAC का संरेखण मैकमोहन रेखा के साथ है, जिसका नाम ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। उन्होंने ब्रिटिश भारत और तिब्बत यानी कि ग्रेट ब्रिटेन चाइना तिब्बत के बीच 1914 के शिमला सम्मेलन का एक हिस्सा उसके बीच में सीमा के रूप में 1890 किलोमीटर की रेखा जो है वो खींची है। चीन अब इसका पालन जो है वो नहीं करता है। तो उस समय जब LAC को ड्रॉ किया गया था तो 890 किलोमीटर की एक रेखा जो है, एक लाइन वो खींची गई थी, लेकिन चाइना जो है वो मैकमोहन लाइन को बेसिकली फॉलो करता ही नहीं है। वो मानता ही नहीं है कि मैकमोहन लाइन भी कोई है। वो ये कहता है कि फाइव फिंगर पॉलिसी, मैं आपको समझा ही देता हूं। बेसिकली फाइव फिंगर पॉलिसी में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि हमारा जो हाथ होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हैंड है और हमारे हाथ के अंदर ये हमारी लिटिल फिंगर है, ठीक है, उसके बाद में रिंग फिंगर है, ठीक है, फिर जो है वो हमारे पास में इंडेक्स फिंगर है, फिर ये हमारा थंब है। अच्छा, इसी हाथ को अगर मैं उल्टा बनाना चाहूं तो आप लोग इसको उल्टा भी देख सकते हैं। तो यहां पर इस हाथ के अंदर सबसे पहले हम लोग गिनेंगे किसको? अरुणाचल प्रदेश को। फिर हम लोग इसके अंदर गिनते हैं किसको? सिक्किम को, ठीक है। फिर इसके अंदर जो गिना जाता है वो गिना जाता है उत्तराखंड को, लद्दाख हो गया आपके, ठीक है, और फिर इसके साथ में भूटान और नेपाल हो गया। तो बेसिकली भूटान और नेपाल जो है, भूटान को तो उसने एनकोर्ज कर लिया है, बेसिकली भूटान उसके नक्शे में था, मतलब एक फिंगर उसने हासिल कर ली है। और बाकी के लिए कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो शासक थे, उन्होंने यहाँ पर शासन किया है, तो हम लोग इन पांचों फिंगर्स को जो है वो बनाकर रहेंगे। ये चाइना की
फाइव फिंगर पॉलिसी है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो दावा तो हम लोग किसी पे भी कर सकते हैं। आज हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी अमेरिका जो है, यूएसए, वो भारत का हिस्सा रहा है, लेकिन कहने में और करने में फर्क होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जैसे पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा रहा हुआ है और आज हम लोग पाकिस्तान पर अपना दावा कर दें। पीओके पे जरूर हम लोग दावा करते हैं और पीओके हमारा ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान और इसके साथ में बांग्लादेश ये पहले भारत के हिस्से थे तो आज हम लोग वापस उसको मिला ले। दैट नॉट पॉसिबल, और ये अच्छा भी नहीं होगा। तो ये क्षेत्र जो है चीनी भाषा में जंगनान, यानी कि जंगनान जो क्षेत्र है, बेसिकली इसको दक्षिण तिब्बत के रूप में बार बार जो है संदर्भित भी करता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक रिसेंटली इशू के बारे में बात करेंगे कि दिल्ली के एम्स में कुछ सर्वर जो है, उस सर्वरों पर साइबर अटैक हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं मेलवेयर अटैक होना। उसमें बेसिकली जो कंप्यूटर होता है वो सीधे तौर पर हैक कर ले जाता है। कोई भी कमांड जो है वो काम नहीं करती है और उसको रिलीज करने के बदले एक फिरौती जो है वो मांगी जाती है कि 2 ईमेल जो थे वो आईपी एड्रेस उसके फाउंड किए गए, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस थे वो फाउंड किए गए, और इसको ओरिजिनेट जो है वो किया गया था हांगकांग, ठीक है, और हैनान प्रोविंस जो है चाइना के अंदर, वहां से ये ओरिजिनेट हुए थे। तो बेसिकली चाइना जो है वो हमको कई फ्रंट पर चैलेंज करता है। जैसे साइबर अटैक पे, जैसे साइबर सिक्योरिटी जो है उस पर चैलेंज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मार्केट है उस पर चैलेंज करेगा, हमको वो चैलेंज करता है। और बेसिकली वो अपने जो ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज करना चाहता है ताकि हम लोग जो है वो सीमा विवाद के अंदर, बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर उलझे रहें। और चाइना जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इसके साथ में अदर जो मार्केट है उनके ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बना सके, इसीलिए वो करता है। अरुणाचल प्रदेश में जो एलएसी है उस पर चीन के नवीनतम उल्लंघन ने, यानी कि रिसेंटली आपको पता है कि वहां पर अभी क्लैशेस भी हुए थे तवांग जिले के अंदर। तो वो बताते हैं कि लगभग लगभग हर 1-1.5 साल के अंदर कोई ना कोई डिस्प्यूट जो है वो देखा जाता है। तो चीन पर अक्सर अक्सर जो है वो डेट ट्रैप पॉलिसी जो है, डिप्लोमेसी वो काम करती है। तो डेवलपमेंट डिप्लोमेसी वर्सेस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। जैसे चाइना जो है वो किसी को लोन देता है और जब वो लोन चुका नहीं पाता है तो उसके वो ट्रैप में फंस जाता है, और उसी के ब्याज, यानी कि उसका जो इंटरेस्ट है उसी को वसूल करने के लिए चाइना जो है वहां से कोई ना कोई भूमि जो है, लैंड, वो एरिया ले लेता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है श्रीलंका का हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको लिया गया है। ठीक है, चलिए। तो भारत का वैसे तो सॉफ्ट पावर जो है वो विकास में जो है उपयोग करता है, क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे कंट्रीज को हमारे सॉफ्ट पावर से। जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, यूएसए है, इनको हम लोग बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करके रखते हैं। और होना भी यही चाहिए, हार्ड पावर के बजाय सॉफ्ट पावर से हम लोग क्या करें, उसको कंट्रोल करें। ठीक है, और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो इससे होती है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो चाइना 2000 जो है 13 के अंदर उसने एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था और ये डिसाइड किया था कि 2049 तक, 2049 तक हम लोग बेल्ट और रोड के माध्यम से अफ्रीका, यूरोप, एशिया को जो है वो कनेक्ट कर देंगे। ये उनका टारगेट है, क्योंकि 2049 के अंदर उसके जो है इंडिपेंडेंस के 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो वही चाहता है कि 1949 से लेकर 2049 तक, 100 साल तक हम लोग अफ्रीका को, यूरोप को और एशिया को अच्छे से कनेक्ट कर दें। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि चाइना का राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, वो थाईलैंड के अंदर, म्यांमार में, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है वो रणनीतिक साझेदारी इसने की है। वो बेसिकली अपने जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो है इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहता है। हिंद महासागर के देशों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के वित्त पोषण के लिए AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा लगा है वो चाइना का लगा है, उसके बाद में फिर इंडिया का लगा है। मिलिट्री बेस जो है वो चाइना ने बनाए हैं पाकिस्तान के अंदर, ग्वादर के अंदर। ठीक है, और फिर जिबूती स्थित बाजार बांग्लादेश में नेवल बेस जो है वो बना रहा है। मतलब ये बेसिकली चाइना करता क्या है कि डेट ट्रैप पॉलिसी जो है इसको अपनाता है। पैसा देगा, वहां पर डेवलपमेंट होगा, और जब वो देश उसका ब्याज भी नहीं चुका पाएगा तो उसे कहते हैं कि ठीक है, तेरी जो लैंड है वो हमको लीज पर दे दे। अब बेसिकली जरूरत क्या है कि ग्लोबल एक बैलेंस की जरूरत है। ग्लोबल बैलेंस किसकी? पावर की। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था वो बाइपोलर था, है ना। बाइपोलर मतलब कह सकते हैं कि मल्टीपोलर था। फिर उसको बाइपोलर के अंदर कन्वर्ट किया गया। बाइपोलर के अंदर 2 कंट्रीज थे, यूएसए और रशिया। और जब 1990s के अंदर जब बर्लिन
जो वॉल थी, जब वो यानी कि बेसिकली वेस्टर्न जर्मनी और ईस्टर्न जर्मनी के बीच में जो भी मतभेद था वो खत्म हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि सोवियत संघ जो है, रूस, यूएसएसआर, उसका विघटन हुआ, वो टूट गया था। और उसके बाद में एक सिंगल यूनिपोलर जो है पूरा वर्ल्ड बना, और उसका सर्वे सर्वा कौन था? यूएसए था। अगर हम लोग आज देखें, वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है इसके अंदर देखें, तो आज जो है वो मल्टीपोलर पूरा का पूरा विश्व जो है वो बना हुआ है। सब अपना अपना नेतृत्व जो है वो दिखाते हैं, लीडरशिप दिखाते हैं। तो 1991 से लेकर लगभग 2001 तक पूरा का पूरा विश्व जो था वो यूनिपोलर था। लेकिन 2001 के अंदर जब ओसामा ने अटैक किया यूएसए के ऊपर, उस समय यूएसएसआर जो है, यानी कि बेसिकली रशिया जो है, वो उसका कद जो है वो थोड़ा बढ़ने लगा, और उसके बाद में ही मल्टीपोलर जो है वो पूरे के पूरे कंट्रीज बनने लगे। अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें, तो भारत ये चाहता है कि पूरा विश्व जो है वो मल्टीपोलर रहे, एशिया जो है वो मल्टीपोलर रहे, लेकिन साउथ एशिया यूनिपोलर रहे, और उसका नेतृत्व करने वाला कौन सा देश हो? भारत हो। भारत ये चाहता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ये आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर काफी मदद करेंगे। चलिए, भारत का निर्यात जो है, एक्सपोर्ट, वो काफी कम हो गया है। कारण हम लोग जानेंगे, क्या परफॉर्मेंस जो है वो इसके अंदर रही है, क्यों कम हुई है, इसके रीजंस हम लोग देखेंगे, और क्या कंक्लूजन है वो भी हम लोग देखेंगे। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसके अकॉर्डिंग 16.7, लगभग 16.60% जो है, 7% की वो गिरावट जो है वो दर्ज की गई है पिछले लगभग 3-4 महीने के अंदर, है ना। हम लोग उसको कंपेयर करें तो आप लोग देखेंगे यहां पर कि सितंबर 2022 के अंदर और जुलाई 2022 में ये लगभग लगभग इक्वल आपको दिख रहा है। लेकिन यहां पर अगस्त में आप लोग देखेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट जो है वो कहीं ना डिप होता दिखता है, कम होता दिख रहा है। तो ये बेसिकली जो गिरावट दर्ज की गई है वो लगभग 16% के आसपास में गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी 2021 के बाद से किसी भी महीने की यह पहली जो है वो स्लाइड है, मतलब नीचे की जो है वो नीचे की और रिपोर्ट जो है दर्ज किया गया है। अक्टूबर का आयात पहले की तुलना में बहुत धीमी गति से बढ़ा है। दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतों में नरमी के कारण सबसे अधिक संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा जो है 50% तक बढ़ गया है। इंजीनियरिंग सामान में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने मंदी को जिम्मेदार जो है वो ठहराया है। ठीक है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के अंदर हम लोगों ने निर्यात बहुत अच्छा किया है। तो वियतनाम जो है, यानी कि साउथ जो ईस्टर्न नेशंस है, वहां पर हमला हमारा जो है एक्सपोर्ट वो पहले से काफी हद तक बढ़ा है। 4.5% जो है वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पे फिलीपींस की बात करें तो 20% जो है वो हमारा यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ा है। ठीक है। इस वर्ष चीन एक अपवाद रहा है। ठीक है, जहां पर हमने एक्सपोर्ट जो है वो काफी हद तक कम कर दिया है। और बेसिकली चाहते भी हम यही है कि चाइना के अंदर जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, इंपोर्ट कम हो। तो इंपोर्ट पे हम लोग कम जो है वो देना चाहते हैं, एक्सपोर्ट हमारा भले ही बढ़े। ठीक है। चलिए, फिर हम लोग बात करें रेजिलिएंट लोकल डिमांड, यानी कि जो स्थानीय मांग है उसके अंदर बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी काफी रहती है। कई बार वो डिमांड अप की तरफ जाती है, कई बार वो अच्छे से पुल होती है, कई बार जो है वो डाउनफॉल पे चली जाती है। तो इन्वेस्टमेंट जो साइकिल है आने वाले दिनों में विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय इस वित्तीय वर्ष में 6 लाख करोड़ को छूने के रास्ते पर है। रीजन अभी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस ऑफ रिलीफ फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हैज बीन ड्राइवन बाय लोकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग हायर फूड प्राइसेस देन इंपॉर्टेंट रीजन। तो यहां पर जो है बेसिकली फूड प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा हाई हो चुकी हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो फूड ग्रेन्स के ऊपर पड़ा है। However, retail inflation, which has been consistently above 7% in the past few months, stood at 6.8 in October. तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहां पर पहले तो ऊपर रही थी 7% तक, और अक्टूबर में 6.8% जो है वो आई है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स की कीमतें जो है उनके अंदर भी थोड़ी सी क्या है, ये कमी आई है। तो ये इन्फ्लुएंस है। अच्छा, भारत का एक्सपोर्ट जो है उसमें कमी क्यों हुई है? तो बेसिकली सबसे बड़ा रीजन है कोविड का। कोविड के अंदर कई हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई, उनके अंदर कमी आई। तो जो यूनिट्स वो बना रही थी, प्रोडक्शन वो कर रही थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी जो है वो दर्ज की गई है। ठीक है।
तो कंक्लूजन में यही है कि बेसिकली कि हम लोग एक छोटे साइकिल में हम हमारी इंडियन इकोनॉमी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड चाहिए होता है, लगभग 1 साल का। उसमें हम लोग अगर ग्रोथ रेट को देखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और बेसिकली जो स्टेटिकल सर्वे आज डिसाइड हुआ है वो लगभग 7% का हुआ है कि लगभग 7% जो है वो हमारी ग्रोथ रेट रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट आर केरला यूनिवर्सिटीज लॉस अमेंडमेंट बिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में कि जैसे जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर के पास में ये पावर होती है कि वो पूरे यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर ऑटोमैटिक बन जाता है। ठीक है? जब वो जैसे अपॉइंट हुआ होता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो ऑटोमैटिक क्या क्या होता है कि वो जो है चांसलर यूनिवर्सिटीज़ का बन जाता है। ठीक है? अच्छा, अब बेसिकली यहां पर आरिफ मोहम्मद ने क्या किया है कि यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे उनके रिटायर होने के बाद उनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया। और रीअपॉइंट करने के बाद एक अमेंडमेंट बिल जो है वो भी ला खड़ा किया वहां पे यूनिवर्सिटीज के लिए। और आरिफ मोहम्मद जो है इसी में फंस गए फिर। ठीक है, चलिए बात करेंगे। तो केरल सरकार ने 14 राज्य विश्वविद्यालय के शासन से संबंधित कानूनों में संशोधन करने और उक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल को हटाने के लिए 2 विश्वविद्यालय कानून विधेयक जो है वो पारित किए हैं। बेसिकली गवर्नर के पास में पावर पावर होता है। उन्होंने एक जो है अपने फ्रेंड ही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे, बोला यार ठीक है वापस आपको रीअपॉइंट करते हैं, लेकिन जो है इनके ऊपर आरिफ मोहम्मद के ऊपर काफी भारी पड़ा ये। तो राज्यपाल ने राज्य विधानसभा के द्वारा पूर्व में पारित विवादास्पद लोकायुक्त संशोधन विधेयक और विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने केरल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति को अमान्य कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बेसिकली आरिफ मोहम्मद के जो फ्रेंड थे जिनको वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट दी गई थी उनको क्या कर दिया, अमान्य कर दिया, उसको वापस से क्या कर दिया, उसको इनवैलिडेट कर दिया। इसके बाद में राज्यपाल ने 11 अन्य कुलपतियों के इस्तीफे की मांग करते हुए दावा किया कि उन्हें उसी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य कर दिया। मतलब उनको जिस तरीके से आरिफ मोहम्मद जो रीअपॉइंट कर रहे थे उसी तरीके से उनको भी क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। तो इनको हटा रहे हैं तो बाकी को भी हटाइए। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14 है ना, राज्यपाल जो है इसका हवाला दे रहे थे, लेकिन अब जो है गलती की है तो अब कोई ना कोई गली जो है निकालेगा ही निकालेगा व्यक्ति। ठीक है, चलिए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन में राज्यपाल की प्रहरी भूमिका को समाप्त करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के रूप में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को नियुक्त करने के लिए सरकार को सौंपे जाएंगे। नियुक्ति कुलाधिपति के कार्यकाल को 5 वर्ष तक सीमित करने के प्रावधान प्रदान करें। मतलब एटलीस्ट 5 ईयर जो है वो अपॉइंट वहां पे हो सकते हैं, लेकिन बार बार रीअपॉइंट कर रहे हैं, इसका कहां प्रोविजन नहीं है। तो खैर जो है राज्यपाल खुद की जो है वो रोटी सेक रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इसको क्या कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन में राज्यपाल की प्रहरी भूमिका को समाप्त करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालय की कुलाधिपतियों यानी कि जितने भी चांसलर्स थे उनके रूप में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को नियुक्त करने के लिए सरकार को सौंपे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली उनको कहा गया है कि जो इसके लिए वाकई में एलिजिबल है उनको ही आप क्या करो, अपॉइंट करो। नियुक्त कुलाधिपति के कार्यकाल को 5 वर्ष तक के लिए सीमित करने का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों पर यानी कि बेसिकली आपने पुंछी कमीशन पढ़ा होगा, सेंटर और स्टेट रिलेशन जो है इनको मेजर करने के लिए 1982 का। ठीक है, इंदिरा गांधी जिस समय थी। गवर्नर विल विथ पावर्स दैट आर नॉट एनविज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच मे लीड टू कंट्रोवर्सीज। तो संविधान में बेसिकली ये परिकल्पना नहीं की गई थी, इस चीज को लेकर जो है वो क्या हो सकते हैं, विवाद भी हो सकते हैं। तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस को अच्छा रखने के लिए ही सब्जेक्ट जो है वो डिवाइड किए जाते हैं। आप लोगों ने शेड्यूल्स को पढ़ा होगा, शेड्यूल 7 जो है उसमें बेसिकली डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट के पावर्स को। लेकिन फिर भी इनके संबंधों को और अच्छे सुधारने के लिए पुंछी कमीशन जो है, एमएम पुंछी जो कि पूर्व न्यायाधीश थे, इनको इनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। कुलपतियों के रूप में अपने स्वयं के नामितों को नियुक्त करने में राज्य सरकार को अधिक छूट जो है वो दी जाए। मैंने मतलब इसके अगेंस्ट है कि अभी जो है इनकी कुछ लोग जो है इसके पक्ष में भी आ गए कि हाँ राज्यपाल ठीक कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप राज्यपाल और यूजीसी से राज्य सरकार को विश्वविद्यालय प्रशासन पर सत्ता का हस्तांतरण होगा। राज्य विश्वविद्यालयों पर राज्य सरकार का नियंत्रण उनकी स्वायत्ता को खत्म कर देगा। तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि राज्यपाल जो है उनके पास में पावर होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं यार, आप वापस रीअपॉइंट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जब 5 साल का उन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया है तो काफी है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। चलिए, मोदी जी सोच रहे हैं और एस जयशंकर कह रहे हैं कि व्हाट। ठीक है,
तो भारत की सॉफ्ट पावर पर एक जो है वो पार्लियामेंट्री पैनल जो है वो गठित किया गया है। लेकिन देखिए मोदी जी की एक खास बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, ये मत समझिएगा कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ तो मैं बीजेपी वाला हूँ। ये थोड़ा-सा आप जो है इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। बेसिकली हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो पार्टी के बारे में बात नहीं करते, उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि वो व्यक्ति कितना अच्छे से काम करता है। जैसे हम लोग मान लीजिए अजीत डोभाल के बारे में बात करें तो आप लोग ये मत समझिए कि कहीं न कहीं जो है एजुकेटर वो बीजेपी से इन्फ्लुएंस है। नहीं, हम उस व्यक्ति की अच्छाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है? तो सॉफ्ट पावर को समझिए। मान लीजिए कि आप मेरे घर पे आए और मैंने आपको बहुत अच्छे जो है गुलाब जामुन खिलाए, रसगुल्ले खिलाए आपको, घर की जो है बनी हुई सामान वो खिलाए। उसके बाद में मैंने आपको एक घर के फंक्शन में इनवाइट किया, वहाँ पे आप खेले, कूदे, है ना? बहुत अच्छा डांस-वांस किया। तो मैंने धीरे-धीरे आपको इन्फ्लुएंस कर लिया और अपने परिवार के साथ में मिलाने की कोशिश की। कि कभी जब थोड़ा-सा मुझे भी कोई काम पड़े तो मैं आपसे जो है वो अपना काम भी निकाल सकूँ। दैट्स अ सॉफ्ट पावर। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बस सीधे मैं आपको जानता नहीं फ़ोन मिला के कहूँ कि यार मेरा ये काम करवा दो। वो हार्ड पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली देशों के बीच में भी ऐसा ही होता है कि सॉफ्ट पावर जो है उसको यूज़ करना बहुत बेहतर होता है। तो देखेंगे सॉफ्ट पावर क्या होती है? क्या वाक़ई में सॉफ्ट पावर की नीड होती है? और रिकमेंडेशन ऑन कमिटी बेसिकली क्या है? ठीक है? So a parliamentary panel has recommended that the Ministry of External Affairs prepare a policy document on India's soft power projection amid efforts by China to give a mega push to its soft power. तो भारत जो है वो बेसिकली अपने सॉफ्ट पावर पर तो काम करता ही करता है, लेकिन उस संसदीय पैनल ने ये रिकमेंडेशन दी है कि चीन द्वारा अपनी सॉफ्ट पावर को एक बड़ा धक्का देने के प्रयासों के बीच भारत के सॉफ्ट पावर अनुमानों पर एक नीति दस्तावेज जो है वो तैयार करे। लेकिन सॉफ्ट पावर क्या होता है? शक्ति दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, ये तो आप लोग जानते हैं। हम लोग अपनी पावर से किसी को प्रभावित ज़रूर कर सकते हैं, जिससे परिणाम प्राप्त किया जा सकता है और यह ज़बरदस्ती भुगतान और आकर्षण अनुनय पूरा किया जा सकता है। ठीक है? लेकिन सॉफ्ट पावर जो है, वो किसी भी काम को फोर्सफुली करने के बजाय एक पसंदीदा परिणाम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेहमान जो घर पे आए हैं, उनकी इस तरीके से आवभगत की जाए कि सॉफ्ट पावर जो है वो बड़ी जबरदस्त काम करे। इसमें कल्चरल एक्टिविटीज है, बिजनेस आपके साथ में किया जाएगा, पॉलिटिकल वैल्यूज होंगी, फॉरेन पॉलिसी होगी, एजुकेशन होगा। तो ये सब जो है वो सॉफ्ट पावर के रिसोर्सेज हैं। आप लोग आरएस मेंस में लिखें, है ना? कोई भी मेंस पीसीएस मेंस दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आईएएस मेंस दे रहे हैं, वहां पर सॉफ्ट पावर को बहुत अच्छे से लिखना है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी आप लोग को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। किसी देश और उसके राष्ट्रीय हित के बारे में सकारात्मक धारणाओं को बढ़ाने की क्षमता होती है सॉफ्ट पावर। इसलिए हमको जरूरी है जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के हम लोग आगे निकल सकते हैं। दैट्स सॉफ्ट पावर। मतलब प्यार मोहब्बत से काम करवाना भाई, सीधी सीधी बात है। सॉफ्ट पावर में अन्य देशों की तुलना में भारत की सभ्य गत विरासत जो है उसका भी लाभ है। मैंने बेसिकली भारत जो है वो इंडियाज रैंक 27th इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर। भारत अपनी सॉफ्ट पावर को कितने अच्छे से यूज कर पाता है, अपनी कल्चरल एक्टिविटीज हैं उसको कितना इन्फ्लुएंस करता है दूसरे देशों को, उसमें 27 जो है उस पोजीशन पर भारत है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे ना मैं किस बारे में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो सॉफ्ट पावर जो है बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। भारत के सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन पर एक नीति दस्तावेज तैयार करें। ठीक है, ये रिकमेंडेशन दिया है। ठीक है, एक बेसिकली पॉलिसी जो है वो तैयार किया जाए। एक पावर टूल जो है, टूल बॉक्स, वो भी तैयार किया जाए ताकि भविष्य के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अंजाम दिया जा सके जिसमें सॉफ्ट पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। ठीक है, और ये कहा गया है कि चीन अपने कन्फ्यूशियस संस्थानों, कन्फ्यूशियस बेसिकली आप लोग जानते हैं कि फिलोसफर है एक, तो फिलोसफर है तो उनकी फिलॉसफी जो है उसकी बेसिस पे ही चाइना जो है वो अपने सॉफ्ट पावर को यूज करता है। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर पर प्रमोशन पर प्रति वर्ष 10 बिलियन 10 बिलियन जो है वो डॉलर खर्च करता है, जबकि आईसीसीआर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और अन्य एजेंसी से मिलकर 300 से 400 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करती है। मतलब भारत का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है भाई इस पे। तो ये बेसिकली आप लोग सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है वो समझ रहे होंगे, डायस्पोरा जो है वो आप लोग समझ रहे होंगे। तो बेसिकली जो रिकमेंडेशन दी है पार्लियामेंट्री कमेटी ने वो ये कहा है, जैसे हमारे पास में योगा है, हमारे पास में आयुर्वेद है, हमारे पास में हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं, हमारे पास में यहाँ पर जो है रिपब्लिक डे पर आप लोगों को बुलाते हैं, हमारे यहाँ पर युद्ध अभ्यास हैं। तो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर जो है अपना यूज कर रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, मतलब उसको और अच्छे से जो है वो यूज किया जाए। चलिए विजय दिवस के बारे में बात करेंगे, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। ठीक है, तो बेसिकली 16 दिसंबर के बारे में बात करेंगे। यस गाइस, रेडी? चलिए, तो 1971 के अंदर इंडो पाक वॉर हुआ था। पाकिस्तान के साथ में कई इश्यूज थे, लेकिन भारत जो था वो हमेशा बांग्लादेश के पक्ष में रहा है।
क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो भारत के पक्ष में थे। तो शेख मुजीबुर रहमान और उस समय इंदिरा गांधी, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था, बात करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश एकमात्र देश ऐसा है पूरे विश्व में। तो 15 अगस्त को हम लोग तो मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे, और उसी दिन जो है वो बांग्लादेश जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाता है। जानेंगे इसके कारण की वजह, जानेंगे हम लोग, वजह इसकी जानेंगे। विजय दिवस या जो है विजय विजय दिवस, या हम लोग विक्ट्री डे इसको भी कहते हैं। ठीक है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के अंत में बांग्लादेश को मुक्ति कराने का प्रतीक है, और बांग्लादेश का मुक्तिदाता जो है, ठीक है, वो कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान उस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे 1971 के अंदर। जिस समय बांग्लादेश था वो एक अलग नेशन बनता है। तो भारत ने आज ही के दिन 51 साल पहले पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद ये जीत जो है वो घोषणा की थी। 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद, भारत के विभाजन के बाद, दो स्वतंत्र देश बने, भारत और पाकिस्तान। उत्तरार्ध में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो है शामिल थे। ठीक है, तो जो पूरी पाकिस्तान है उसको हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। अगर हम लोग कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो बेसिकली जब पश्चिमी पाकिस्तान में उपयोग की जाने वाली उर्दू को देश की आधिकारिक आधारिक जो है आधिकारिक यानी कि ऑथराइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाया गया, तो इससे पूर्वी जो बंगाली लैंग्वेज जो बोलते थे वो इससे काफी ज्यादा नाखुश थे। वो हमारे ऊपर जो है उर्दू लैंग्वेज को आपने क्या कर दिया है, इम्पोज कर दिया है, तो हमारी बंगाली का क्या होगा। और धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया था, जबकि अमेरिका का मानना था कि भारत की जीत को दक्षिण एशिया में सोवियत आधिपत्य का विस्तार जो है वो माना जाएगा। मतलब अमेरिका हमारे पक्ष में था, ना चाहते हुए भी हमारे पक्ष में था, लेकिन चाइना जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पक्ष में था। 1971 में मैं आप लोगों को रियलिटी बता देता हूं, रशिया केवल एकमात्र ऐसा कंट्री था जो कि हमारे साथ में खड़ा था। बल्कि यूएसए जो था वो एक सौतन की तरह है, वो पलट जाता है। तो पूरे विश्व में रशिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री था जो कि भारत के साथ में खड़ा था, बाकी सब भारत के अगेंस्ट थे, और फिर भी भारत ने युद्ध जो है वो जीत लिया था। ठीक है, इसका जिक्र जो है वो यहां पर भी है। तो बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था, शरणार्थी संकट भी हुआ था। ठीक है, भारत रणनीतिक रूप से, अच्छा, अभी मैं आप लोग के सामने बात कर रहा था ना, चीन जो है वो शोक दिवस मनाता है। तो बेसिकली क्या है कि शोक दिवस इसलिए मनाता है, शेख मुजीबुर रहमान उस समय प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1971 के अंदर हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में एक एमओयू साइन होता है, जिसमें बाउंड्री सॉल्यूशन जो है वो किया जाता है। लेकिन इससे बहुत सारे लोग जो थे नाखुश थे, इसलिए 15 अगस्त 1975 को 1975 में शेख मुजीबुर रहमान जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए 15 अगस्त को बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है। जानकारी कैसी लगी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बड़े पैमाने पर नरसंहार, मंडराते शरणार्थी संकट और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे की पृष्ठभूमि में भारत रणनीतिक रूप से अलग थलग जो है महसूस कर रहा था। भारत सोवियत संघ ने उभरती हुई अमेरिका चीन पाकिस्तान दूरी को बेअसर करने और अपने महत्वपूर्ण भू राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए शांति, मित्रता और सहयोग की भारत सोवियत संघ संधि पर हस्ताक्षर जो है वो कर दिए थे। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उस समय जो जनरल थे यया खान ने परिणाम को स्वीकार नहीं किया और ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो शुरू कर दिया था, जिसमें बंगाली और हिंदू आबादी और राजनीतिक ध्यान भटकाने वाली भूमि को साफ करने के लिए नरसंहार भी किया था। तो ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो पाकिस्तान ने चलाया था, जिसके कारण जितने भी बंगाली लैंग्वेज हिंदू बोलने वाले थे, मतलब उर्दू को छोड़कर सभी जो लैंग्वेज बोलने वाले थे, उन पर जो है बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया था, अत्याचार किया था। ठीक है, ऑपरेशन जैकपॉट जो है वो लॉन्च किया। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में लगे मुक्ति वाहिनी, तो मुक्ति वाहिनी जो है वो वही है, शेख मुजीबुर रहमान की एक मोर्चा पार्टी है। सेनानियों की भर्ती, प्रशिक्षण, हथियार, ठीक है, ये हथियारों से लैस सलाह देने के लिए ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था। जब पाकिस्तान वायुसेना ने पश्चिमी भारत, अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, अंबाला, सिरसा, आगरा सहित जो है पूर्व खाली जो है हमले शुरू किए थे, भारत ने औपचारिक रूप से दिसंबर को युद्ध की जो है वो घोषणा कर दी थी। और इसी में जो एम मानेक शॉ हैं, जो कि फील्ड मार्शल थे उस समय, जिन्हें अक्सर इस संबंध में उद्वेलित जो है वो किया जाता था, मतलब हमेशा जो है इवॉक जो है उनको करते थे, उनकी योजना को रणनीतिक ने हाल ही में सैन्य इतिहास में सबसे बड़ी जीत जो है वो दिलाई थी। इसके बाद में 2 जुलाई 1972 को शिमला शिमला एग्रीमेंट होता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। भारत पाकिस्तान के बीच में एक शांति जो है संधि उस समय होती है। 17 दिसंबर 1971 की संघर्ष विराम रेखा को यानी कि एलओसी के अंदर बदल दिया गया भारत पाकिस्तान के बीच में। इस बात पर सहमति बनी कि कोई भी पक्ष आपसी मतभेदों और कानूनी व्याख्याओं के बावजूद इसे एक तरफा बदलने की कोशिश नहीं करेगा।
ठीक है। तो मतलब उस समय जो है शिमला एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन भारत और पाकिस्तान, और एलओसी जो है उस पर कहा कि आप उस तरफ रहिए, हम इस तरफ रहते हैं, और बांग्लादेश जो है उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस क्यों मनाते हैं। तो पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। ठीक है, तो बच के रहना पाकिस्तान, बच के रहेगा ना। चलिए, समझ गया पाकिस्तान। आगे हम लोग बात करेंगे भारत में एसिड अटैक, तो इसके लिए क्या कानून है, क्या प्रोविजंस है। सिंपल टॉपिक है लेकिन काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को, और जानना भी जरूरी है कि वाकई में क्या एक्ट है। तो बेसिकली जो है शक्ति क्रिमिनल लॉ जो है, महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाल ही में दिल्ली में एक 17 वर्षीय लड़की पर तेजाब जैसे पदार्थ से हमला किया गया, जो कि स्कूल जा रही थी। उस समय ये बातें काफी ज्यादा आई कि यार वाकई में हमारे पास में क्या ग्राउंड्स हैं किसी भी जो है इसको सजा देने के लिए। तो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2019 में 150, 2020 में 105, 2021 में 102 मामले जो है वो दर्ज किए गए थे। पश्चिम बंगाल और यूपी में आमतौर पर जो है लगभग 50% जो यानी कि जो मामले आते हैं उनके अंदर एसिड अटैक और बेसिकली कहते हैं कि वन साइड लवर है ना, तो वो सारे मामले जो है बहुत सारे देखे जाते हैं। 2021 में एसिड हमलों पर चार्जशीट 89% और सजा दर जो है वो 20% थी। मतलब चार्जशीट दायर होती है 90% के आसपास, लेकिन सजा केवल 20% को मिलती है। 2015 में जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने बेसिकली इसको न्याय दिलाने के लिए एक जो है अमेंडमेंट यानी कि एक्ट लाने की कोशिश भी जो है वो की गई थी। ठीक है। हालांकि एसिड अटैक को आईपीसी की एक जो है धारा है 360 326 ए, उसके अंदर रखा गया है। 10 साल का कारावास उसको दिया जाता है, जुर्माना उस पर लगता है, या फिर उम्र कैद तक उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये लॉज जो है वो फ्रेम किए गए हैं। कानून में पीड़ितों तथा प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने वाले पुलिस अधिकारियों को इलाज से इनकार करने पर भी सजा का जो है प्रावधान है। मतलब जो है जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो क्या करें, जल्द से जल्द इनका इलाज भी करें। उपचार से इनकार करने पर 1 वर्ष तक की कारावास हो सकता है। ये आपको जो है वो आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प करेगा। इंटरव्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या बताइए कि जो जितने भी एसिड अटैक होते हैं उसके अंदर कोई भी सजा का प्रावधान है, तो ये कहेंगे कि बिल्कुल इसके लिए सजा का प्रावधान है। 10 साल तक की सजा है, उम्र कैद लगता है, जुर्माना इस पे लग सकता है, लेकिन यहां तक कि जो इलाज करता है वो भी अगर इनकार करता है 1 साल की सजा है। पुलिस अधिकारियों द्वारा मान लीजिए कोई वो अपने काम को ठीक ढंग से, ड्यूटी को अच्छे तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा है, उसको अकाउंटेबल नहीं कर रहा है, तो 2 साल की सजा है उनके लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली 2013 के अंदर एसिड अटैक हमलों का संज्ञान जो है लिया गया। ठीक है, तो ये अधिनियम जो है वो बनाए गए। तो 1919 के तहत मॉडल जहर कब्जा और बिक्री नियम 2013 जो है वो भी तैयार किया गया था। तो पॉइजन एक्ट 1919 और सेल्स यानी कि पॉइजन पोजीशन एंड सेल्स रूल जो है 2013, इसके तहत कई सारे जो है नियम बनाए गए थे। ठीक है। जब तक विक्रेता यानी कि लॉग बुक रजिस्टर नहीं रखता है तब तक एसिड की ओवर द काउंटर बिक्री जो है उसकी अनुमति नहीं है। मतलब आपको उसको रजिस्टर के अंदर एंटर करना पड़ेगा। बिक्री तभी जो है वो मानी जाएगी जब खरीदार यह साबित करने के लिए कि वह 18 वर्ष से अधिक आयु का है और एक फोटो पहचान पत्र जो है वहां पे जमा करेगा, फोटोकॉपी उसकी। विक्रेताओं को संबंधित एसडीएम के पास एसिड के सभी स्टॉक की घोषणा करने की भी आवश्यकता होगी। मतलब जितना उसके पास में स्टॉक है वो बताना पड़ेगा एसडीएम को। तो एसडीएम स्टॉक को जब्त जो है वो कर सकता है अगर मान लीजिए ज्यादा रखता है वो, और 50,000 का जुर्माना उस पर लगा भी सकता है। एसिड के उपयोग के रजिस्टर को बनाए रखने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अस्पतालों आदि को एसिड के स्टोर रखने की आवश्यकता होती है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से मॉडल नियमों के आधार पर अपने नियम बनाने को कहा है, क्योंकि मामला राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब स्टेट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है। ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसिड अटैक पीड़ितों को कम से कम जो है रुपए का मुआवजा दिया जाए, संबंधित राज्य, केंद्र सरकार यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा 3 लाख 15 दिनों के भीतर 1 लाख रुपए और 2 महीने के भीतर 2 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। तेजाब हमले के पीड़ितों को सार्वजनिक या निजी किसी भी अस्पताल में निःशुल्क जो है उपचार का जो है वो प्रदान किया जाता है। तो ये कंपनसेशन बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए घटना घटी चुकी है तो उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। तेजाब हमले के पीड़ितों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में 1 से 2 बिस्तर जो है निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है। पीड़ितों के लिए सामाजिक एकीकरण कार्यक्रमों का विस्तार करना, जिसके लिए गैर सामाजिक संगठन यानी कि एनजीओ और उनके पुनर्वास आवश्यकताओं की देखभाल के लिए वित्त पोषण जो है वो किया जा सकता है। तेजाब की बिक्री पर नियम काफी हद तक अभियुक्तों पर नजर रखने में मदद करते हैं और रोकथाम में बहुत अधिक जो है वो हेल्प जो है वो करते हैं। ठीक है। सामाजिक दृष्टिकोण अब पहले से बदल रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ जो है सुरक्षा अब पहले से बढ़ भी चुकी है। एसिड अटैक जो है पहले से कम हुए हैं, लेकिन अब जो है सजा को न्यूनतम 15 साल तक जो है वो बढ़ाया गया है। मतलब अगर अमेंडमेंट की बात करें तो पहले जो 10 साल की थी, तो महाराष्ट्र अमेंडमेंट की बात करें एक्ट की, तो उसमें 15 साल जो है वो बढ़ा दिया गया है।
एसिड अटैक, रैप और गैंग रेप के मामले में बेल इन केस का फैसला सिर्फ सेशन कोर्ट और हायर कोर्ट ही कर सकते हैं। मतलब बेसिकली गैंग रेप वगैरह कुछ भी ऐसी कोई घटना होती है, एसिड अटैक होता है, तो उसके अंदर बेल मिलती ही नहीं है और वो अथॉरिटी दी गई है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की। अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो हम लोग पहले से ही बात करते हैं कि इसमें जो वन साइडेड लवर के जो केस होते हैं वो ज्यादा आते हैं। ये जुनून के अपराध हैं और अधिकांश मतलब मेंटली जो है डिस्टर्ब होते हैं ये व्यक्ति और उस काम को अंजाम देते हैं। ठीक है, वो सोचते नहीं है उस परिणाम के बारे में कि आखिरकार परिणाम क्या निकलेगा। ठीक है, तो हमें जो है समाज के अंदर एक जागरूकता वो लाने की जरूरत है, कैसे करके हम लोग जो है उसको अवेयरनेस जो है लेके आए। चलिए, आई थिंक आप लोगों को लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद वहां पर लेक्चर्स की पीडीएफ है, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, केवल 1 सेकंड लगता है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।